बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे कहानी नंबर 17 जो कि है बी पेशेंट। ओके, तो चलिए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी है बी पेशेंट। पेशेंट का मतलब क्या होता है? पेशेंट के दो माने होते हैं, एक तो सब्र करना होता है, दूसरा माना होता है मरीज। लेकिन यहाँ पर इस जो माना होगा वो सब्र के माने में होगा। ठीक है, इसी को नहीं बीमार बनो ऐसा कोई माना यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए कहेंगे कि सब्र करिए या सब्र से काम लीजिए। ओके, तो कहानी स्टार्ट करते हैं। इसमें सब्र के बारे में बात की जा रही है। हेडिंग से पता चल रहा है कि इसमें कोई बात है जिसमें हमें उभार आ गया कि सब्र करना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। स्टोरी है अ मैन केम आउट ऑफ हिज होम टू एडमायर हिज न्यू ट्रक। ये आपका पूरा एक जुमला है जो कि पास्ट एंड डेफिनेट अफर्मेटिव में है। अ मैन का मतलब होता है एक आदमी, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बन रहा है। कम आउट का मतलब होता है बाहर आना, ये सेकंड फॉर्म है केम आउट। और ऑफ हिज होम, ये कहाँ से बाहर, आउट ऑफ हिज होम। ठीक है, कहाँ से बाहर आ रहा है वो है। ठीक, और किस लिए बाहर आ रहे हैं यहाँ पर, ये दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। तो एडमायर हिज न्यू ट्रक। एडमायर का मतलब होता है सराहना, तारीफ करना। हिज न्यू ट्रक, न्यू ट्रक का मतलब नया ट्रक। ओके, तो क्या माना होगा? अ मैन केम आउट ऑफ हिज होम टू एडमायर हिज न्यू ट्रक, कि एक आदमी अपने घर से बाहर आया अपने न्यू ट्रक को देखकर खुश होने के लिए, यानी अपने न्यू ट्रक को देखने के लिए या उसको सराहने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए। ठीक है, यानी कोई चीज़ देख के आप खुश हो या उसकी तारीफ करें तो उसके लिए हम एडमायर लाते हैं। तो यहाँ पर वही है कि वो ट्रक को आया था देखने ताकि उसकी तारीफ कर सके, उसको देखकर खुश हो सके, उसको सराह सके। ठीक है, आगे है टू हिज पजलमेंट। पजलमेंट का मतलब होता है ताज्जुब। ठीक है, टू हिज पजलमेंट का मतलब क्या होगा कि ताज्जुब के लिए बात ये है उसके लिए, या उसके लिए ताज्जुब की बात ये थी कि। तो लफ्जी तर्जुमा हमने नहीं किया। टू हिज पजलमेंट का अगर लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो होगा कि उसकी हैरानी के लिए या उसकी हैरानी तक। लेकिन इस तरह का कोई माना नहीं होता, तो क्या कहेंगे? टू हिज पजलमेंट, उसके लिए हैरानी की बात ये थी कि His 3 years old son was happily hammering dents into the shiny paints of the truck। ये आपका एक पूरा जुमला है, यहाँ से असल जुमला स्टार्ट हो रहा है जो कि है पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव में। ठीक, हिज 3 year old son, ये आपका पूरा एक सब्जेक्ट बन रहा है। वाज आपका हेल्पिंग वर्ब है। हैप्पीली आपका दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। हैमर का मतलब होता है हथौड़े से मारना। ठीक है, जो है हैमर का मतलब होता है हथौड़े से मारना। ठीक है, और इसका मतलब होता है निशान बनाना भी होता है। तो आप इनमें से कोई से भी जो है ले सकते हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। ओके, तो हैप्पीली का मतलब खुशी खुशी। हैमरिंग आपका वर्ब बनना आईएनजी के साथ जो कि कंटिन्यूअस में था। डेंस ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। इनटू द शाइनी पेंट ऑफ द ट्रक, ये दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। ठीक, डेंट का मतलब होता है निशान लगाना, गड्ढा करना, काट करके किसी में किसी तरह का निशान लगाना या दांत मारना। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है बच्चा तो उसने किसी चीज से निशान लगाया हो या कुछ भी हो, या दांत से ही निशान लगाया हो, तो यहाँ पर वही माना है निशान लगाना। तो हिज 3 years old son, यहाँ पर एक चीज आपको दिख रही, 3 year कहा गया, 3 years नहीं कहा गया है। यहाँ पर हालांकि 3 था, तो यहाँ पर एस होना चाहिए था, लेकिन कायदे के हिसाब से यहाँ पर एस नहीं होगा, क्योंकि जब हम ये चीज लगा देते हैं तो फिर हम यहाँ पर एस नहीं लिखते। अगर इस चीज को हम हटा दें तो यहाँ पर एस आ जाएगा 3 years, लेकिन जब हम ये डैश लगा देते हैं तो यहाँ पर ईयर ही आएगा, इसलिए यहाँ पर एस नहीं आया हुआ है। ठीक, तो हिज 3 year old son was happily hammering dents, कि उसका 3 साल का बेटा वो खुशी खुशी निशान लगा रहा था, या दांत से काट रहा था, या दांत से निशान मार रहा था, या कोई भी निशान लगा रहा था। कहाँ पर? इनटू द शाइनी पेंट ऑफ द ट्रक, कि ट्रक के जो चमकता हुआ पेंट था। ये आपका पूरा एक जुमला हुआ। आगे है द मैन रैन टू हिज सन, ये आपका एक जुमला हुआ। नॉक्ड हिम अवे, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। एंड हैमर्ड द लिटिल बॉयज हैंड्स इनटू अ पल्स एज पनिशमेंट, ये आपका तीसरा जुमला हुआ। और ये जो तीनों जुमले हैं आपके पूरे जुमले पास्ट एंड डेफिनेट अफर्मेटिव में है। ठीक, तो द मैन रन इनटू हिज सन का क्या मतलब होगा? ये आपका द मैन आपका सब्जेक्ट बन रहा है। रन का मतलब दौड़ना होता है, रैन सेकंड फॉर्म है। कहाँ दौड़ना? टू हिज सन। तो द मैन रैन टू हिज सन, कि आदमी
अपने बेटे के पास दौड़ा, यानी अपने बेटे के पास दौड़ कर गया। ठीक है, दौड़ा मतलब जाहिर सी बात है जाएगा तभी इस्तेमाल हुआ है। द मैन रैन टू हिज सन, कि आदमी दौड़कर अपने बेटे के पास गया। नोक्ड हिम अवे, नोक का जो असल माना होता है उसका मतलब होता है खटखटाना, जिसे दरवाजा खटखटाना। तो ये आपका नोक्ड यानी ही नोक्ड, द मैन नोक्ड, ये भी आपका एक जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में है। तो यहाँ पर नोक्ड आया हुआ जो कि फेल है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म दोनों इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ सेकंड मानेंगे। हिम आपका ऑब्जेक्ट है, अवे यानी नोक अवे, ये पूरा माना है, इसी से रिलेटेड है। तो नोक अवे का मतलब होता है दूर भगाना। ठीक, एंड नोक्ड हिम अवे, और उसे दूर भगाया। एंड हैमर द लिटिल बॉयज हैंड्स इनटू पल्प्स, ये आपका एक जुमला है पूरा जो कि ये भी पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है, और यहाँ पर ही का मतलब फाइल सब्जेक्ट है। हैमर्ड ये आपका फेल है। द लिटिल बॉयज हैंड ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। इनटू अ पल्प एज अ पनिशमेंट, ये दीगर वर्ड्स में आएगा। तो हैमर समथिंग हैंड्स इनटू पल्प्स, हैमर इनटू पल्प्स ये असल है। ठीक है, हैमर इनटू पल्प्स ये एक फ्रेज है जिसके माने होते हैं बहुत ज्यादा मारना। ठीक है, हैमर इनटू अ पल्प का क्या मतलब होगा, बहुत जोर से मारना, बहुत ज्यादा मार देना। तो एंड हैमर्ड इनटू द पल्प द लिटिल बॉयज हैंड्स, वही असल में। ठीक है, हैमर इनटू अ पल्प द लिटिल बॉयज हैंड्स, द लिटिल बॉयज हैंड्स ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, और हैमर और इनटू पल्प ये पूरा मिलाकर के आपका वर्ड बन रहा है। लेकिन इसी तरह इसको इस्तेमाल करते हैं, चूंकि फ्रेज है तो कहेंगे कि और उसने अपने बेटे के हाथों पर बहुत ज्यादा मार दिया, या उसने अपने बेटे के हाथों पर बहुत ज्यादा मारा, ये माना हुआ इसका। एज पनिशमेंट, सजा के तौर पर, तो सजा के तौर पर उसने अपने बेटे के हाथ पर बहुत ज्यादा मारा। When the father calmed down, ये आपका एक जुमला है। He rushed his son to the hospital, ये आपका दूसरा जुमला है। दोनों पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। When का मतलब जब, the father calmed down, फादर ये सब्जेक्ट बन रहा है। calm down का मतलब होता है गुस्से से बाहर आना, शांत होना। तो when the father calmed down, कि जब वालिद या उसके अब्बू, या जब बाप या वालिद, तो बाप करते हैं, तो जब बाप गुस्से से बाहर आया या जब वो शांत हुआ। He rushed his son to the hospital, रश का मतलब होता है दौड़कर भागना कहीं, लेकिन किसी के साथ अगर भागेंगे रश, तो इसका मतलब किसी को लेकर जाना जल्दी से। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट बन रहा, रश ये आपका वर्ब है, सेकंड फॉर्म। हिज सन आपका ऑब्जेक्ट है। टू द हॉस्पिटल ये आपका दीगर वर्ड्स है। He rushed his son to the hospital का क्या मतलब होगा, वो अपने बेटे को लेकर भागा हॉस्पिटल यानी अस्पताल की तरफ। ये जल्दी से अस्पताल ले गया भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो अपने बेटे को जल्दी से अस्पताल ले गया। उसके बाद क्या हुआ, ऑल दो, इसको आप क्या पढ़ेंगे, ऑल दो, आल दो नहीं, ऑल दो, ऑल दो। द डॉक्टर ट्राइड डेस्परेटली टू सेव द क्रश्ड बोन्स, ही फाइनली हैड टू अम्प्यूटेट फिंगर्स फ्रॉम बॉडीज बोथ हैंड्स, ये आपका एक जुमला है और ये आपका जुमला। ठीक है, पूरा मिला करके एक जुमला है, लेकिन इसमें दो पार्ट्स हैं। ठीक है, ऑल दो गर्चे, द डॉक्टर ट्राइड डेस्परेटली टू सेव द क्रश्ड बोन्स, ये आपका एक जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। डॉक्टर आपका सब्जेक्ट बन रहा है। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, यहाँ पर ये आपका सेकंड फॉर्म है। ट्राइड या थर्ड फॉर्म दोनों इस्तेमाल होता है। डेस्परेटली यहाँ पर इसको एक्चुअल में एडवर्ब है, लेकिन इसको हम दीगर वर्ड्स मानेंगे। टू सेव द क्रश्ड बोन्स ये आपका दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। डेस्परेटली का मतलब होता है जान तोड़। ठीक है, जान तोड़ करके यानी पूरी कोशिश कर लेना। ठीक है, बिला तामुल, बिला रुके, यानी पूरी कोशिश कर लेना। सेव का मतलब होता है महफूज करना। क्रश्ड बोन्स का मतलब होता है टूटे हुई हड्डी। क्रश का मतलब होता है टूटना या तोड़ना, दोनों होता है। तो क्रश्ड बोन का मतलब टूटी हुई हड्डी। तो ऑल द गर्चे द डॉक्टर ट्राइड डेस्परेटली टू सेव क्रश्ड बोन्स, गर्चे डॉक्टर ने जान तोड़ मेहनत की। ट्राई डेस्परेटली का मतलब जान तोड़ मेहनत करना। इसके लिए मेहनत की। टू सेव क्रश्ड बोन्स, टूटी हुई या फ्रैक्चर भी आप कर सकते हैं, टूटी हुई हड्डी कर दीजिए, टूटी हड्डियों को बचाने के लिए। तो गर्चे डॉक्टर ने पूरी कोशिश की या जान तोड़ मेहनत की कि वो टूटी हड्डियां हैं उसको बचाया जा सके या बचा ले। ही फाइनली हैड टू अम्प्यूटेट फिंगर्स फ्रॉम बॉडीज बोथ हैंड्स, ये भी आपका एक जुमला है जो कि पास्ट में है, लेकिन यहाँ पर ये मॉडल है, हैड टू। ठीक है, ये पॉजिटिव में है। तो हैव टू का मैंने बताया कि जब कोई काम आपको करना होता है, जैसे मुझे घर जाना है, तो वहाँ पर हैव टू इस्तेमाल करते हैं, तो प्रेजेंट में, लेकिन चूंकि पास्ट की बात है इसलिए हैड टू आया हुआ है। तो ही सब्जेक्ट बन रहा है, हैड टू ऑक्सिलरी वर्ब है, एम्प्यूटेट वर्ब है, फिंगर्स ये आपका ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम बॉयज बोथ हैंड्स आपका दीगर वर्ड्स में आएगा। ठीक,
तो एम्प्यूटेट का मतलब होता है काट कर अलग करना, काट कर निकालना। फिंगर्स का मतलब उंगली। बॉयज बोथ हैंड, लड़के के दोनों हाथ। तो ही फाइनली हैड टू एम्प्यूटेट फिंगर्स फ्रॉम बॉयज बोथ हैंड का मतलब होगा फाइनली का मतलब आखिरकार। तो आखिरकार उसे अलग करना पड़ा। ठीक है, हैड टू का पास्ट में हो जाएगा, अलग करना पड़ा क्या चीज? फिंगर्स, उंगलियों को, फ्रॉम बॉयज बोथ हैंड्स, लड़के के दोनों हाथों से, या लड़के के दोनों हाथ से भी आप कर सकते हैं। तो आखिरकार उसे लड़के के दोनों हाथ से, दोनों हाथों से उंगलियों को निकालकर अलग करना पड़ा, या उंगलियों को काटना पड़ा भी आप कर सकते हैं, या उंगलियों को अलग करना पड़ा। ठीक है, तो इसमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये माना हुआ इस पेज का या इन दोनों पैराग्राफ का। आगे क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं हम। व्हेन द बॉय वोक अप फ्रॉम सर्जरी, ये आपका एक जुमला हुआ। एंड सॉ हिज बैंडेज स्टब्स, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। ही इनोसेंटली सेड, ठीक है, इसको आप इनोसेंटली नहीं पढ़ेंगे, इनोसेंटली, इनोसेंटली, ओके, इनोसेंटली, इनोसेंटली, इनोसेंटली नहीं पढ़ेंगे। ये आपका तीसरा जुमला हुआ। डैडी आई एम सॉरी अबाउट योर ट्रक, ये आपका अलग जुमला हुआ। तो व्हेन द बॉय वोक अप फ्रॉम हिज सर्जरी, ये आपका एक जुमला हुआ जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। व्हेन का मतलब जब, द बॉय आपका सब्जेक्ट बनना, वेक अप का मतलब होता है जागना, बेदार होना या उठना भी आप कर सकते हैं। फ्रॉम का मतलब से, द सर्जरी का मतलब सर्जरी। तो व्हेन द बॉय वोक अप फ्रॉम द सर्जरी, की जब लड़का या बेटा सर्जरी से उठा, यहाँ पर बेदार होना नहीं करेंगे, उठा यानी सर्जरी के लिए लेटा हुआ था, फिर वहां से उठा। एंड सॉ हिज बैंडेज स्टब्स, ये आपका एक जुमला है। एंड ही सॉ, तो ही सब्जेक्ट बन रहा है, सी का सेकंड फॉर्म सॉ है जो कि देखने के माने में है। हिज बैंडेज स्टब्स, ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो व्हेन ही सॉ हिज बैंडेज स्टब्स का क्या मतलब होगा कि जब उसने अपनी पट्टी देखी। बैंड स्टड का मतलब होता है जो पट्टी होती है बचा कुचा, ये जो आप सिगरेट पीते हैं उसमें जो हिस्सा बच जाता है उसको हम फेंक देते हैं, उसको स्टब्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बैंडेज स्टब्स का क्या मतलब होगा कि जब उसने पट्टी देखी अपनी। ठीक, ही इनोसेंटली सेड, ही आपका सब्जेक्ट बन रहा है, सेड ये आपका से के सेकंड फॉर्म में कहने के माने में। इनोसेंटली का मतलब मासूमी अंदाज में, मासूमियत के साथ, या यूं ही कहा आप कर सकते हैं। ही इनोसेंटली सेड, उसने मासूमियत भरी आवाज में कहा, या उसने यूं ही कहा, या डैडी अब्बू आई एम सॉरी अबाउट योर ट्रक, ये आपका एक जुमला है जो कि सिंपल यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आई आपका सब्जेक्ट बन रहा है, एम हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी ये पूरा मिला करके आपका प्रेडिकेट बन रहा है। तो आई एम सॉरी कि मुझे माफ करें या माजरत चाहता हूँ, अबाउट योर ट्रक, आपके ट्रक के सिलसिले में। ठीक है, यानी आपके ट्रक के साथ जो कुछ मैंने किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। देन ही आस्क्ड, फिर उसने पूछा, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, आज का मतलब होता पूछना जो कि सेकंड फॉर्म में आस्क्ड। तो देन ही आस्क्ड, फिर उसने पूछा, क्या पूछा? बट वेयर आर माई फिंगर्स गोइंग टू ग्रो बैक, ये आपका पूरा एक जुमला है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव में असल में। ये कौन सा जुमला है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव। तो बट लेकिन, व्हेन आर माई फिंगर्स गोइंग टू ग्रो बैक, ये आपका प्रेजेंट इंट्रोगेटिव का जुमला है जिसमें सवाल किया गया। व्हेन का मतलब जब, आर हेल्पिंग वर्ब है, माई फिंगर्स पूरा आपका सब्जेक्ट बन रहा था इसलिए हमने आर का इस्तेमाल किया। गोइंग, ये अगोइंग आईएनजी फॉर्म है जो कि जाने के माने में है। टू ग्रो बैक का मतलब, ग्रो का मतलब होता है उगना, बैक का मतलब वापस। तो यहाँ गोइंग का जो यहाँ इस्तेमाल है, गोइंग टू का जो इस्तेमाल होता है कोई काम होने वाला हो उसके लिए भी हम करते हैं। जैसे व्हेन यू आर गोइंग टू टेक द ब्रेकफास्ट, आप खाना कब खाएंगे या कब खाने वाले हैं। तो यहाँ पर वही माना है कि व्हेन आर माई फिंगर्स गोइंग टू ग्रो बैक, कि मेरी जो उंगलियां हैं वो वापस कब आने वाली है या वापस कब आएंगी। ठीक है, कब आ रही हैं भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हम तुम कब घर जा रहे हो, तो यहाँ पर वो भी आप कर सकते हैं। ओके गाइस, आगे चलते हैं। द फादर वेंट होम एंड कमिटेड सुसाइड, ये आपका एक जुमला है जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। द फादर वेंट होम एंड कमिटेड सुसाइड। ओके, ये आपका दूसरा जुमला है। और द फादर ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। दोनों जुमले पास्ट एंड अफर्मेटिव में है। गो का सेकंड फॉर्म वेंट आता है, तो गो होम यानी वेंट होम, यहाँ पर टू नहीं आया हुआ चूंकि हमको साथ हम नहीं लाते हैं इसलिए आया हुआ है। द फादर वेंट होम की वालिद या बाप घर गया। एंड कमिटेड सुसाइड, इसको हम लोग सुसाइड पढ़ते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं सुसाइड, बट ये सुसाइड, सुसाइड, सुसाइड। ओके, सुसाइड नहीं होगा, सुसाइड, सुसाइड, सुसाइड। ओके,
तो द फादर वेंट होम, बाप घर गया एंड कमिटेड सुसाइड, और उसने खुदकुशी कर ली। थिंक अबाउट दिस स्टोरी द नेक्स्ट टाइम समवन स्टेप्स ऑन योर फीट और यू विश टू टेक रिवेंज। ठीक है, ये आपका पूरा एक जुमला है और इसमें कई सारे हिस्से हैं। पहला, थिंक अबाउट दिस स्टोरी द नेक्स्ट टाइम, ठीक है, ये जुमला हुआ। समवन स्टेप्स ऑन योर फीट और यू विश टू टेक रिवेंज, ये आपके 3 जुमले हुए। लेकिन पूरा अगर आप देखेंगे तो इसको हम एक जुमला मानेंगे, जो कि अलग अलग जुमले, लेकिन इसको इंपरेटिव मान लेते हैं, ठीक है, इसका एतबार करते हुए। तो थिंक का मतलब था सोचना, फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया जो वही फार्मूला आया, फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो थिंक अबाउट दिस स्टोरी द नेक्स्ट टाइम, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी दीगर वर्ड्स में आ जाएंगे कि इस स्टोरी की, इस कहानी के बारे में आप अगली बार सोचिएगा, यानी सोचना या सोचें। सोचिएगा भी हम कभी कभी इस्तेमाल लाते हैं अम्र के लिए, ठीक। तो इस कहानी को आप अगली बार सोचिएगा। कब? समवन स्टेप्स ऑन योर फीट, यहाँ पर व्हेन आप मान सकते हैं, व्हेन यानी जब। अगली मतलब कब? जब कोई स्टेप ऑन फीट का मतलब होता है कि कदम रखना, लेकिन स्टेप ऑन फीट का इस्तेमाल होता है परेशान करने के माने में भी, किसी को जलील करना, परेशान करना, ठीक। स्टेप ऑन समवन्स फीट का मतलब होता है किसी को जलील करना, परेशान करना, तकलीफ देना। तो द नेक्स्ट टाइम समवन स्टेप्स ऑन योर फीट, कि जब अगली बार कोई आपको परेशान करे, ठीक है, योर फीट कोई आपको परेशान करे, स्टेप ऑन हिज फीट कोई उसे परेशान करे, तो आप ये जमीर चेंज कर देंगे तो उर्दू में भी जमीर चेंज हो जाएगी। यहाँ पर योर फीट आया हो इसलिए तुम्हें या आपको काम नहीं, ठीक। तो थिंक अबाउट द स्टोरी द नेक्स्ट टाइम समवन स्टेप्स ऑन योर फीट, कि आप अगली बार जब कोई आपको परेशान करे तो आप इस कहानी के बारे में जरूर सोचिएगा। और यू विश टू टेक रिवेंज, और कब सोचिएगा? या, यू का मतलब होता है या। ये जो जुमला है यू विश टू टेक रिवेंज, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यू विश टू टेक रिवेंज का मतलब होगा, विश का मतलब होता है ख्वाहिश करना, और टेक का मतलब होता है लेना, और रिवेंज का मतलब होता है बदला, ठीक है। तो जब आप बदला लेने की ख्वाहिश करें, या आपके अंदर बदला लेने की ख्वाहिश हो, लफ्ज़ी तर्जुमा होगा जब आप बदला लेने की ख्वाहिश करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर जुमला कोई बन नहीं पा रहा, इसलिए हमने कहा कि जब आपकी ख्वाहिश हो या जब आप लेना चाहें बदला किसी से, तो आप इस कहानी के बारे में जरूर सोचिएगा। उसके बाद कहा थिंक फर्स्ट बिफोर यू लूज योर पेशेंस विद समवन यू लव, ठीक है। इसमें 2 हिस्से हैं, एक तो थिंक फर्स्ट, उसके बाद बिफोर के बाद एक दूसरा जुमला हो गया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इंफॉर्मेटिव में है। तो थिंक फर्स्ट, थिंक का मतलब सोचना, फर्स्ट का मतलब पहले। थिंक फर्स्ट पहले सोच लेना, ठीक है। बिफोर कबल ये की, यू लूज योर पेशेंस, यू का मतलब सब्जेक्ट, ये जुमला प्रेजेंट में है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पेशेंस का मतलब अपना सब्र या कंट्रोल आप कर सकते हैं। और इसको हम दीगर वर्ड्स में ले जाएंगे विद समवन, किसी ऐसे आदमी के साथ यू लव, जिसे आप मोहब्बत करते हैं, ठीक है। तो थिंक फर्स्ट पहले आप सोच लेना, बिफोर यू लूज पेशेंस, अब ये कि तुम अपना गुस्सा या अपना कंट्रोल खो दो, विद समवन यू लव, ऐसे शख्स के साथ जिससे आप मोहब्बत करते हैं। ट्रक्स कैन बी रिपेयर्ड, ये आपका एक जुमला है जो कि पैसिव वॉइस में और मॉडल में है। ट्रक्स ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, कैन ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, बी ये पैसिव वॉइस के जैसे आया हुआ, रिपेयर्ड का मतलब होता है मरम्मत करना, तो ये आपका वर्ब हो गया। तो ट्रक्स कैन बी रिपेयर्ड का क्या मतलब होगा कि ट्रक्स की मरम्मत की जा सकती है। ट्रक की मरम्मत, ट्रकों भी आप कर सकते हैं पर ट्रक काफी हो जाएगा, ट्रक की मरम्मत की जा सकती है। ब्रोक बोन्स एंड हर्ट फीलिंग्स ऑफन कांट, ये भी आपका एक जुमला है जो इसी से रिलेटेड है, और ये जो जुमला है ये भी आपका मॉडल में है, नेगेटिव में है, और ये भी पैसिव वॉइस है। ब्रोक बोन्स का मतलब होगा, ब्रेक का मतलब तोड़ना, ब्रोक बोन्स का मतलब टूटी हड्डियां, एंड हर्ट फीलिंग्स, और जो तकलीफ देने वाले एहसासात होते हैं, यानी एहसासात के साथ जो आपने तकलीफ पहुंचाई है, ये दोनों मिला करके आपका सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक। तो टूटी हुई हड्डियां और जख्म लगाए हुए एहसासात, यानी वो एहसासात जिनको जख्म दे दिया गया हो, ऑफन अक्सर कांट बी, मतलब कांट बी रिपेयर्ड, यहाँ पर रिपेयर नहीं कर देंगे, कांट बी गेन, या मतलब पहले जैसा नहीं हो सकता, यहाँ पे कहना चाह रहा। तो यहाँ पर कांट बी डन बी लाइक दैट बिफोर, कुछ भी आप यहाँ पे पोशीदा मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा मॉडल में। तो टूटी हुई हड्डियां और जख्म लगे हुए एहसासात, इनको आप दोबारा नहीं सही कर सकते, या इनको दोबारा वापस नहीं किया जा सकता है। टू ऑफन बहुत मरतबा, ऑफन का मतलब अक्सर होगा,
टू ऑफन का क्या मतलब होगा, बहुत मर्तबा। वी फेल टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन द पर्सन एंड द परफॉर्मेंस। ये आपका एक जुमला है जो कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट अफर्मेटिव में है। वी आपका सब्जेक्ट बन रहा है, फेल आपका वर्ब है। हम लोग नाकाम हो जाते हैं किसमें, टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है जानना पहचानना, डिफरेंस का मतलब फर्क। फर्क को पहचानने में हम लोग फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, बिटवीन द पर्सन आदमी के दरमियान एंड द परफॉर्मेंस और कारकर्दगी के दरमियान। उसके बाद वी फॉरगेट दैट फॉरगिवनेस इज ग्रेटर देन रिवेंज। ओके, ये आपका एक जुमला है जो कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट अफर्मेटिव में है और वी आपका सब्जेक्ट बन रहा है। फॉरगेट, इसको फॉरगेट नहीं पढ़ेंगे, फॉरगेट ऊपर आवाज आएगी, फॉरगेट। ओके, हम लोग भूल जाते हैं क्या, दैट की। अभी आपका एक जुमला है जो कि सिंपल है यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। फॉरगिवनेस, इसको फॉरगिवनेस नहीं पढ़ेंगे, फॉरगिवनेस। ओके, माफी, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, ये पूरा प्रेडिकेट बन रहा है। फॉरगिवनेस इज ग्रेटर, कि माफी ये ज्यादा बड़ी है, देन ओके, देन बिल मुकाबिल रिवेंज, बदले के। ठीक है, तो जो माफी होती है हम भूल जाते हैं कि माफी ये बदले के मुकाबले में कहीं ज्यादा बड़ी है। उसके बाद है पीपल मेक मिस्टेक्स। ये भी आपका जुमला जो कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट अफर्मेटिव में है। पीपल आपका सब्जेक्ट बन रहा है। मेक का मतलब होता है बनाना, मिस्टेक्स का मतलब गलतियां। लोग गलतियां बनाते हैं, मतलब लोग गलतियां करते हैं। मेक मिस्टेक्स का मतलब होता है गलतियां करना। यहाँ पर हमने एस का इजाफा नहीं किया क्योंकि पीपल ये प्लूरल था, तो पीपल मेक मिस्टेक का मतलब होगा कि लोग गलतियां करते हैं। वी आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स, ये आपका एक जुमला है जो कि प्रेजेंट में और ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, वी आपका सब्जेक्ट बन रहा है और आर आपका हेल्पिंग वर्ब है। अलाउ का मतलब होता है इजाजत देना, ठीक है, जो कि थर्ड फॉर्म अलाउड टू मेक मिस्टेक्स, गलतियां करना। ठीक है, तो वी आर अलाउड कि हमारे लिए दुरुस्त है, हमारे लिए जायज है। क्या चीज जायज है या हमें इजाजत है किस चीज की, टू मेक मिस्टेक्स, गलतियां करने की, यानी हमसे गलतियां हो जाती हैं, चलता है ऐसा कि हमसे गलती होती है। बट द एक्शन वी टेक while in a rage will haunt us forever। तो बट द एक्शन वी टेक while in a rage, ये आपका पूरा एक जुमला है जो कि मुकम्मल जुमला नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एक जुमला मान के चलेंगे जो कि है प्रेजेंट एंड डेफिनेट अफर्मेटिव में। ठीक है, तो बट द एक्शंस की वो काम या वो एक्शन का मतलब हरकत कह सकते हैं। ठीक है, वी द एक्शन वो हरकत या वो कार्रवाई आप कर सकते हैं। वी टेक वाइल इन रिवेंज, ये आपका पूरा जुमला है। वी का मतलब हम, जो कि जुमला प्रेजेंट डेफिनेट में, टेक का मतलब लेना, वाइल का मतलब जबकि, इन रेज गुस्से में। लेकिन ये पूरा मिला करके आपका एक सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, ये पूरा द एक्शन वी टेक वाइल इन रेज, ये पूरा सब्जेक्ट बन रहा है और ये पूरा जुमला असल में फ्यूचर में, ठीक है, यू विल की वजह से। ठीक, तो असल में ये जुमला प्रेजेंट में है, लेकिन ये पूरा जुमला सिर्फ इतना हिस्सा ये आपका प्रेजेंट में है, लेकिन फिर जब आप इसको पूरा जोड़ देंगे तो ये फ्यूचर में हो जाएगा। तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट बन रहा है। तो लेकिन वो उमूर या वो कार्रवाई जिसको हम करते हैं गुस्से के आलम में, विल हॉन्ट अस फॉर एवर। विल ये सारी की सारी चीजें, हॉन्ट का मतलब होता है डराना, बार बार याद आना, अस का मतलब हमें, फॉरवर्ड का मतलब हमेशा। ठीक है, तो गुस्से में जो हम काम करते हैं वो हमेशा हमें याद आएंगे। ठीक है, तो ये माना हुआ इस कहानी का, स्टोरी हुई, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा इंशाल्लाह। इस स्टोरी में हमें क्या सबक दिया गया है, स्टोरी में सबक दिया गया पॉज एंड पॉन्डर। ठीक है, पॉज का मतलब होता है रोकना रुकना दोनों, एंड का मतलब और पॉन्डर का मतलब ख्याल करना, ठीक है, सोचना। पॉज एंड पॉन्डर, रुक जाओ और सोच लो। थिंक बिफोर यू एक्ट, वही माना है। थिंक का मतलब सोचो, बिफोर का मतलब पहले, यू एक्ट का मतलब कार्रवाई करना या काम करना। तो काम करने से पहले सोचो, बिफोर यू एक्ट, कबल कि तुम काम करो। यू एक्ट आपका प्रेजेंट डेफिनेट में है, यू आपका सब्जेक्ट है, एक्ट आपका वर्ब के साथ है, यानी वर्ब है। तो थिंक सोचो, बिफोर यू एक्ट काम करने से पहले, यानी कुछ करने से पहले सोचो। बी पेशेंट, बी का मतलब होता है होना, पेशेंट का मतलब होता है मरीज यानी सब्र वाला। यहाँ पर ये आपका जो जुमला है ये इम्परेटिव का है। बी के ये आपका वर्ब बन जाएगा और पेशेंट ये आपका प्रेडिकेट मान ले। बी पेशेंट का मतलब होगा साबिर बनिए, यानी सब्र से काम लीजिए, सब्र रखिए। उसके बाद फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये भी आपका जुमला जो कि इम्परेटिव में है। दो इससे फॉरगिव, फॉरगिव यानी माफ कर दो, एंड फॉरगेट और भूल जाओ। लव वन एंड ऑल, ये भी आपका जुमला जो कि इम्परेटिव में है।
लव के माने होते हैं मोहब्बत करना, ये आपका वर्ब बन रहा है। वन एंड ऑल, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा है। वन ऑल एंड ऑल का मतलब होता है सारे लोग, सब के सब। ठीक, तो फॉरगिव एंड फॉरगेट, जो माफ करो और भूल जाओ, और सारे लोगों से मोहब्बत करो। ठीक है, तो ये पूरा जो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये पूरा इम्परेटिव में है, जिसमें एक आ गया कि हमें कोई काम करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए, हमें गौर व फिक्र कर लेनी चाहिए कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, और हमें सब्र से भी काम लेना चाहिए। ठीक है, और हमें मोहब्बत रखनी चाहिए एक दूसरे से। तो ये कहानी है और ये मॉरल स्टोरी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ये कहानी आई होगी। अब यहीं पर हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह हम अगली कहानी में आपसे मिलते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।